करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। हमारी दोनों किडनियां 1 मिनट में 125 मिलीलीटर रक्त का शोधन करती है और ऐसे में ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती है। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं आ पाते हैं और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे गुर्दों का फेल होना या किडनी फेलियर कहा जाता है। आज हम आपको किडनी फेलियर के बारे में भी बताएंगे और बात करेंगे इस बारे में भी, साथ ही किडनी से जुड़े तमाम अन्य बीमारियों के बारे में भी बताएंगे। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार देश भर के करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी इतना विकराल रूप ले चुकी है, बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते। डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब काफी वक्त निकल जाता है। लेकिन आपको परेशानी होने की जरूरत यहाँ पर महसूस होने लगती है लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का सदा इलाज संभव है। आयुर्वेद की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले घातक तत्वों को भी बेअसर करती है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान वैद्य अनुज जैन जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। आइए आपको वैद्य अनुज जैन जी का परिचय करा देते हैं। दरअसल वैद्य अनुज जैन को किडनी फेलियर की चिकित्सा का लगभग 10 साल का अनुभव है। आपके पास अब पूरे देश विदेश के रोगी किडनी फेलियर की चिकित्सा के लिए रोगी आते हैं। वैद्य अनुज जैन ने गंभीर रोगियों के डायलिसिस बंद करने में भी सफलता हासिल की है। वैद्य अनुज जैन पूरे देश में आयोजित होने वाले चिकित्सा सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं। खास बात यह भी है कि वैद्य अनुज जैन आयुर्वेद में इमरजेंसी चिकित्सक में विशेषज्ञ हैं और ऐसे में वैद्य जैन गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी को प्रशिक्षण भी देते हैं और वैद्य अनुज जैन को उनके चिकित्सक कार्य के लिए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड, आयुर्वेद प्रभाकर अवार्ड और चरक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप यूथ आइकन हैं और आयुर्वेद के सम्मान से भी नवाजे गए हैं। दरअसल ये तो थी वैद्य अनुज जैन का परिचय। अगर आपकी किडनी की से रिलेटेड कोई भी बीमारी का सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो वैद्य अनुज जैन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किडनी की बीमारी आखिर क्या है, हमें बताएं सबसे पहले। मैडम, आवाज का कुछ इशू आ रहा है, आवाज फ्लो में नहीं आ रहा। डॉक्टर अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आधी आ रही है और आधी नहीं आ रही है, कुछ फ्लो कुछ इशू है मुझे लगता है। ठीक है, चलिए इस टेक्निकल फॉल्ट को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम किडनी बीमारी के बारे में आज आपको बताएंगे कि आखिर किडनी बीमारी क्या है, कितने तरह की होती है ये बीमारी और आखिर क्या वजह रहती है कि किडनी फेलियर जैसी स्थिति आ जाती है, या फिर क्या वजह होती है कि किडनी की बीमारी आपको लगती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। कैसे पता चलता है कि आप इस ओर जा रहे हैं या फिर किडनी की बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है, या फिर किडनी फेलियर जैसी समस्या से आपको भी रूबरू होना पड़ सकता है। और वैद्य अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद्य जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आपको आवाज क्लियर मिल पा रही होगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुज जी, बताइए कि किडनी की बीमारी आखिर क्या होती है। जी, आवाज आ रही है। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बात रखने के लिए, आपने बुलाया। किडनी की बीमारी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल इसके बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है मार्केट में और तो गूगल पर भी। तो इसको सादा शब्दों में साधारण आदमी के लिए यदि हम समझे तो किडनी जो है
ब्लड को छानकर यूरिन को बनाती है। जब यूरिन बनती है और वो शरीर से बाहर निकलती है तो ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है जिसके कारण यूरिन बन नहीं पाती और शरीर में ही इकट्ठी होने लगती है, इस प्रक्रिया को किडनी फेल्योर बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। जी, किडनी की कितनी तरह की बीमारियां होती हैं आमतौर पर अगर देखा जाए तो? वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन यदि किडनी फेल्योर के बारे में बात करें तो जैसे किडनी में स्टोन होना, किडनी फेल होना, किडनी में ट्यूमर हो जाना, किडनी में कोई भी रुकावट होने के कारण किडनी फेल होने की तरफ बढ़ने जाना, ऐसी कई बीमारियां किडनी में देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो घातक बीमारी है, सबसे ज्यादा जो कठिन बीमारी है, वो है किडनी फेल होना। अब किडनी फेल जो है कई कारणों से हो सकती है। किडनी फेल होने के क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्या कुछ कारण होते हैं, ये भी हमें बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अधिकतर रोगी जो किडनी फेल्योर के होते हैं उनको शुरुआती दौर से लेके आखिरी दौर तक पता ही नहीं चलता है कि उनकी किडनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है या किडनी काम नहीं कर रही है। अब जैसे इसको हम उदाहरण देके आपको समझें, शुरुआती दौर जब होता है, जब क्रिएटिनिन से किडनी फेल होने का माप देखते हैं कि किडनी फेल होने की जो शुरुआत हो रही है वो क्रिएटिनिन कितना है या यूरिया कितना है, ये बायोमार्कर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। तो क्रिएटिनिन यदि 1.4 या 1 अलग अलग लैब का अलग अलग होता है, लेकिन जो भी नॉर्मल वैल्यू हम अभी मान लेते हैं 1.4 है, और यदि 1.5, 1.6 हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की किडनी फेल होना शुरू हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बीमारी में कोई लक्षण निकल कर नहीं आता शुरुआती दौर में, तो पेशेंट बहुत बेफिक्र रहता है, इसलिए ये बीमारी पकड़ में नहीं आती है जल्दी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ सभी लोगों को और आपके दर्शकों को आपके इस माध्यम से कि किडनी फेल्योर अपने आप नहीं होता है। किडनी फेल्योर के लिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रोस्टेट, स्टोन होना, ऐसी कई बीमारियां बनी हुई हैं, उसके कारण किडनी फेल्योर होता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे सभी रोगी हर 6 महीने में एक पेशाब की जांच होती है, यूरिन रूटीन। बहुत साधारण सी जांच है, 30 से 40 रुपए में कहीं पर भी हो जाती है, वो जरूर कराएं। यदि उसमें प्रोटीन आ रहा है, माइक्रो प्रोटीन दिख रहे हैं, एल्बुमिन दिख रहा है, ऐसी कोई भी चीज दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी जो है सफर करने वाली है, किडनी अभी फेल होगी आगे जाकर। कौन सा टेस्ट आपने बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक। यूरिन रूटीन, बिल्कुल रूटीन जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की समस्या आपके साथ हो सकती है या फिर इस तरह के लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप जरूर इस टेस्ट को करवा के अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर सकते हैं कि आप ठीक है या फिर आपको इलाज की जरूरत है। इसके लक्षण और क्या होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एक लक्षण देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट यूरिन के लिए जाएगा तो हो सकता है उसकी यूरिन में फैन दिखाई देगा, जिसको फ्रोथ कहते हैं, जैसे सर्फ जैसा फ्रोथ आ जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है जब प्रोटीन रिलीज हो रहा हो। दूसरा, कई बार सुबह उठने के बाद या पूरे दिन में कभी भी चेहरे पर या आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये बहुत प्राइमरी साइंस हैं जो हमें देखकर हम समझ सकते हैं कि पेशेंट की किडनी फेल होने वाली है या होने की स्थिति में है। ये स्थिति जो है बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है आयुर्वेदिक दवाइयों से, और इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सर, अगर इस तरह के साइन अगर दिख रहे हैं एक रोगी और अगर वो चाहता है कि घरेलू उपचार से अपने आप को ठीक करा ले या कर ले, तो क्या करे उसके लिए? नहीं, ये किडनी डिसीज जो है काफी गंभीर बीमारी है। मैं सुझाव दूंगा कि इसके लिए कोई भी किसी प्रकार का घरेलू उपचार या घरेलू टोटके या घरेलू नुस्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाए और वहां जाकर उसके बारे में जानकारी लें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्यों हुई है बीमारी। इस बात के कारण को पहले समझ लेना चाहिए। होता क्या है कि यदि मोस्टली लोग इसमें गुप्तचोर, पुनर्नवा, जो यूरिन उतारने वाली दवाएं होती हैं, डाययूरेटिक्स जिनको बोलते हैं, आयुर्वेदिक डाययूरेटिक्स जो होते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं होती है। उससे किडनी को और ज्यादा क्षति पहुंचने की संभावना होती है यदि गलत समय पर गलत तरीके से नुस्खे के रूप में, घरेलू उपचार के रूप में लिया गया है। तो इसलिए मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि ये कोई बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि एक बार होने के बाद यहाँ से रिवर्स होने की संभावनाएं बहुत मुश्किल होती है। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है
और वो एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के अंडर में रहकर किया जाए तभी वो सफल हो सकता है। किडनी के अलावा आपने फेलियर के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई, जैसे स्टोन होना, ट्यूमर होना, और कितनी तरह की बीमारियां इसमें होती हैं, और ज्यादा घातक बीमारियां कौन सी है? नहीं, इसमें जो है घातक, सबसे ज्यादा घातक यही बीमारी है। लेकिन इसके होने के कारण हैं, जैसे स्टोन का होना, किसी को रिकरेंट स्टोन बने हुए हैं या मल्टीपल स्टोन है, उसके कारण किडनी फेलियर हो सकता है। किसी को डायबिटीज जो है बहुत लंबे समय से है, उसको किडनी फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन है, किसी को लंबे समय से बना हुआ है, उसको किडनी फेलियर हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर किडनी को हम देखते हैं, किडनी का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, किडनी यहाँ पर कल्प्रिट नहीं है। दूसरी बीमारियों का जो प्रॉब्लम है वो किडनी को सफर करवाता है। तो और अगर कुछ ऐसे लोग भी है सर जिनको यही नहीं पता कि उन्हें हाइपरटेंशन है या नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि उनको शुगर है या नहीं है, या उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें और किसी तरह की कोई घातक बीमारी, स्टोन जैसी भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन उनको किडनी फेलियर हो जाता है, इस तरह के भी केसेस आते हैं क्या आपके पास? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिनको ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके कारण किडनी फेलियर हो गया बिना कारण के, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं। हाँ, ये कारण नहीं होते हैं और कोई कारण हो सकता है, जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी के बाद किडनी फेलियर हो गया तो उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में उसका बीपी बढ़ गया, उसके बाद हो गया, लेकिन पता नहीं चलता कई बार, तो उसके बाद देखने को मिलता है। कई बार प्रोस्टेट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और पेशेंट को जानकारी नहीं मिल पाती है, प्रोस्टेट है तो वो ऐसी सर्वाइव करता रहता है, लेकिन पता चलता है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई बाद में। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसमें इन्फेक्शन होना, यूटीआई जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। जिन लोगों को रिकरेंट यूटीआई मतलब बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना पेशाब करते समय, ऐसा बार बार होता रहता है, ऐसे लोगों को भी किडनी फेल होने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर अनुज, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को कैसे स्वस्थ रखें? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग ट्रीटमेंट के बारे में पूछते, प्रिवेंशन के बारे में पूछते नहीं है। तो किडनी में प्रिवेंशन बहुत जरूरी है कि किडनी हमारी खराब ही ना हो, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो जो सभी लोग हैं वो क्या करें? सबसे पहले तो जो मूल कारण है, इसका मुख्य कारण है जो नेचर कॉल है, उसको रोकना या सप्रेस करके रखना। यूरिन का नेचर कॉल आ रहा है, उसको सप्रेस कर लेना। मोशन के लिए नेचर कॉल आ रहा है, उसको सप्रेस कर देना। ये दो मुख्य कारण हैं जिनके कारण किडनी पर असर आता है और किडनी फेल होने की संभावना बनती है। तो जो ऐसे लोग हैं जिस तरीके काम करते, जैसे डॉक्टर्स हैं, हम जब पेशेंट देखते हैं तो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, नेचर कॉल आ रहा है तो उसको सप्रेस कर रहे हैं, या सर्जरी में कोई डॉक्टर है तो नेचर कॉल को सप्रेस कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस के लोग हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं, जो भी किसी भी एक इसमें लगे हुए हैं, वो इस चीज को ध्यान रखें कि नेचर कॉल आता है तो वो प्रायोरिटी से पहले उसको रिलीज करना है, सप्रेस नहीं करना है। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है और फिर किडनी पर सफर होता है। लेकिन एक दो बार करने से ऐसा कुछ होता नहीं, रिकरेंट जिनकी आदत बन जाती है ऐसा करने की, तब जाकर ऐसा होता है। जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं, मार्केट में बैठते हैं, व्यापारी हैं, तो उनके साथ ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये एक कारण है जिसको वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो समस्या नहीं होगी। दूसरा, पानी जो है पर्याप्त पिए। पानी गर्मियों में, खासकर अभी जो शरद ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु आती है, इन दो ऋतु में थोड़ा पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 4 लीटर 5 लीटर या गिनकर पानी पीना है, लेकिन पर्याप्त पानी पीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी भी एक वेग है, तृष्णा जिसको बोलते हैं, उसको भी अर्ज नहीं, सप्रेस नहीं करना है। तो ये भी नेचर क्वालिटी। पानी पीने का तरीके के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है या ऑब्जर्व भी किया है कि कई बार लोग खड़े होकर पानी पी लेते हैं, कई बार लोग एक साथ पानी पी लेते हैं, 1 लीटर पानी एक साथ पी लेते हैं, या बोतल से पानी पी लेते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा नहीं रहता कि उन्हें कितना पानी पीना है, और मेरे ख्याल से वो भी किडनी के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ पर सामने लाई है। बिल्कुल, सबसे पहले तो पानी पीने का जो नियम है वो पहला ही है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि पानी कितना पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही कि पानी जब पीना चाहिए जब आपको प्यास लग रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया है कि हाइड्रेशन होगा स्किन का, आपका स्किन ग्लो करेगा तो आपने थोड़ा पानी हर देरी में पी रहे हैं, तो ऐसा करने से इंडाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो ये नहीं करना है। जब आपको प्यास लगती है तब पानी पिए, पहला नियम। दूसरा, कितना पिए, तो जितना आप पहले तो सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, सामान्यतः बैठे, नॉर्मली चेयर पर बैठ सकते हैं,
किसी भी उस पर बैठकर और सिर्फ बाय सिर्फ पानी पीना है। तो जब आप सिर्फ बाय सिर्फ पानी पिएंगे तो बहुत कम मात्रा में पानी की आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो वो आपकी अग्नि को मंद कर देता है। तो डेफिनेटली हमारे जो डाइजेस्टिव फायर्स हैं उनको डाइल्यूट कर देता है, जिसके कारण हमें भूख लगना कम होती है और उसके कारण फिर बीमारियां बनना शुरू होती है और किडनी फेलियर तक हम पहुंच सकते हैं ऐसा होने से। तो एक बहुत साधारण सी बात है कि बैठकर पानी पिए, सिप सिप कर पानी पिए, बिल्कुल गट करके। बिल्कुल डॉक्टर अनुज, साधारण बात तो है लेकिन बहुत जरूरी बात भी है जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए थी और आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। लेकिन डाइट कैसे होनी चाहिए इस बारे में भी आप बताइए, क्योंकि किडनी को अगर स्वस्थ रखना है तो बेहतर तरीके से इस भागदौड़ वाली लाइफ से कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी वक्त निकालना होता है, अपनी डाइट के लिए भी वक्त निकालना होता है। कैसी डाइट होनी चाहिए सर? स्पेशली किडनी को जब हम देखते हुए डाइट के बारे में बात करें तो किडनी डिसीज भी मेटाबॉलिक डिसीज में आती है, क्योंकि डायबिटीज किडनी जो है वो अपने आप किडनी फेलियर नहीं होता है, किडनी की समस्या अपने आप नहीं होती। उसके लिए जो मेन कारण है, कल्प्रिट है, वो उसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्यों हुआ, उसके कारण किडनी फेलियर होता है। तो डाइट जो है सबसे मूल कारण जो मैं देखता हूँ रोज अपनी प्रैक्टिस में, जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं समझता हूँ इन चीजों को कि क्या कारण ऐसा हो रहा है। तो एक दो मुख्य कारण मैं बहुत आसानी से समझ पाया हूँ कि जिसके कारण ये समस्या होती है। एक तो लोग जो है सुबह खाली पेट रहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सुबह खाली पेट काम पर निकल जाते हैं और उसके बाद में सीधा 12 बजे 2 बजे वो लंच करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है खाली पेट रहना। और दूसरा मुख्य कारण है रात में लेट नाइट फूड खाना। तो 7 साढ़े 7 बजे तक शाम को लोगों को खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद खाना ना खाएं। यदि टाइम निकल गया है तो उसके लिए दूध या कोई ऐसा खिचड़ी ऐसी चीजों को ले लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल होती है, जिनकी डाइजेस्टिव फायर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जिनको लघु सुपाच्य आहार कहते हैं हम। तो ऐसे आहार को ले लेना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा करते हैं कि दिन में लंच के समय कम खाते हैं, क्योंकि या तो ऑफिस में होते हैं या काम पर होते हैं तो वो कम खाते हैं, और रात में घर आकर 9 बजे 10 बजे वो हैवी डाइट ले लेते हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसीज को पैदा करती है और इट लीड टू, इसके कारण किडनी फेलियर भी डेवलप होता है जी। तो खाने में ये तो नियम हो गया। और क्या खाना चाहिए, तो खाने में ऐसा कोई परहेज नहीं। यदि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जब सलाह लेंगे आयुर्वेद चिकित्सक से तो बताएंगे आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे डायबिटीज है तो दूध दही इनका सेवन ना करें, हाइपरटेंशन है तो नमक का प्रयोग कम करें। तो ऐसे कुछ नियम है जिनको फॉलो करना होता है। बाकी सर्वसाधारणता जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए नियम ये है कि थाली में सभी प्रकार का खाना, 6 प्रकार के रस होते हैं, वो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, तो 6 प्रकार के रस होने चाहिए उनके थाली में। इसको दूसरी भाषा में सामान्य लैंग्वेज में समझाने के लिए बताऊं तो सभी कलर, डिफरेंट कलर्स होने चाहिए थाली के अंदर जी। जैसे रोटी व्हाइट है, आपका राइस भी व्हाइट हो गया तो एक कलर हो गया। ये दाल येलो हो गई तो सेकंड कलर हो गया। आपने कोई ग्रीन वेजिटेबल ली है तो ग्रीन कलर हो गया। तो ऐसे एक कोई फ्रूट आप ले सकते हैं ऑरेंज, तो एक और कलर हो गया। तो आप इसको कलर के तरीके से समझेंगे ज्यादा इजी समझ में आएगा। तो डिफरेंट कलर्स हमारे थाली में होने चाहिए और हम वो लेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर अनुज, डायलिसिस की मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि डायलिसिस की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर न सिर्फ एक परिवार बल्कि ये कहा जा सकता है कि सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। और ऐसे में डायलिसिस पर जाने की नौबत ना आए, ऐसे में क्या किया जाए सर? डायलिसिस तक नहीं पहुंचे उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले तो यूरिन रूटीन नाम की जो एक जांच होती है, पेशाब की यूरिन की बहुत छोटी सी जांच होती है, वो जरूर करानी चाहिए, जिससे अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए कि किडनी फेल होने वाली है या हो गई है। इस स्टेज में आयुर्वेद चिकित्सा से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इजीली हम यहाँ पर काफी केसेस को रिवर्स भी कर पाते हैं और काफी केसेस को स्टेबल भी कर पाते हैं। लेकिन जब पेशेंट बहुत लेट आते हैं, जिनका क्रेटिनिन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, उस स्टेज में वहां पर जैसे क्रेटिनिन 7 के ऊपर जाता है तो डायलिसिस की आवश्यकता महसूस होने लगती है और जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग यदि डायलिसिस नहीं कराना चाहते हैं या जरूरत नहीं है उनको, तो और डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं कि भाई आपने एक बार करा लिया तो आपको फायदा हो गया, वो आपको वीक में 2 बार 3 बार कराना होता है। तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, नो डाउट। उस समय आपको यदि वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया है, तो उस समय आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है मरीज को। तो उस समय यदि आयुर्वेद चिकित्सा ली जाए
तो बहुत अच्छे से, और चिकित्सा के साथ में सब प्रोटोकॉल होता है जिसको बस्ती चिकित्सा कहते हैं, पंचकर्म जो ट्रीटमेंट होता है वो साथ में करना होता है। तो ऐसा करने से बहुत सारे रोगियों का हमने डायलिसिस बंद करा पाए हैं और 5-5 साल 6-6 साल से आज भी वो पेशेंट बिना डायलिसिस के सामान्यतः जीवन जी पा रहे हैं। तो ये बचने का तरीका है और होने के बाद भी क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किडनी की बीमारियां क्यों होती है ये तो आपने समझा, लेकिन अगर आपको चाहते हैं आप कि आपको किडनी की बीमारी ना हो तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुज जैन जी हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। तो इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।